Hello, this is Shrevius. Welcome to प्रकाश नर्सिंग अकेडमी. So today we will discuss about पैथोलॉजी क्लास 2 रहने वाला है हमारा, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लामेशन. ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है. पीवाईक्यू आप देख सकते हो अपने सीनियर का, अपने यूनिवर्सिटी का. अब देखो, ऐसे आज हमारा टुडे गोल और क्या क्या रहेगा उसे एक बार देख लेते हैं. और बहुत लोग चैनल पे नए आते हैं तो उनका एक ही कंसर्न होता है कि हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं. तो आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं आपका सिलेबस लाई हूँ आपके सामने. आईएनसी का सिलेबस है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा. ये यूनिट 1 का पार्ट 2 है. यूनिट 1 का पार्ट 1 डल चुका है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, सेल इंज्यूरी, कुछ टर्म्स को डिफाइन करना था, सेल एडेप्टेशन, इस सब के बारे में डिस्कस कर लिए हैं. इंपॉर्टेंट है, जो लोग नए हैं एक बार जरूर देखिएगा. देन आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन के बारे में. देखो, इन्फ्लामेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत बार ये पूछता है. अब इसमें ना सिर्फ इन्फ्लामेशन नहीं, इसके अंदर की चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन करना है. दिख रहा होगा आपको ये स्क्रीन पे. एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ना, जैसे कि इन्फ्लामेशन 2 टाइप का होगा, देखेंगे अभी ही, एक्यूट एंड क्रोनिक. तो एक्यूट में 2 इवेंट आते हैं, ये वास्कुलर एंड सेलुलर. तो वो दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको अच्छे से देखना होगा. देन क्रोनिक इन्फ्लामेशन हम लोग देखेंगे, जिसमें कि कुछ इसमें भी स्पेसिफिक चीजें दिया है कि क्या इफेक्ट देखने को मिलेगी. तो जैसा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक यहाँ से उठाया जाता है और आपके पेपर में डाल दिया जाता है. तो बिंदास अभी आप ध्यान दो. नोट्स हो सके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना, नहीं तो ये व्हाट्सएप पे मिल जाती है, लिंक कर दूंगी कमेंट में, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या लास्ट में बता दूंगी नोट्स के बारे में. अभी हम लोग टॉपिक आज का डिस्कस करते हैं. तो पहला टॉपिक है इन्फ्लामेशन. जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आगे वाला देखेंगे. सो इन्फ्लामेशन पहले है क्या, आप यही सेम टू सेम वे फॉलो कर सकते हो. ये मतलब मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ, जब भी आपके पास क्लासेस लाती हूँ, तो मेरा एक ही रहता है कि सिर्फ जैसे बुक में भी सारी चीजें दिया हुआ है, लेकिन लिखना कैसे है ये उस वे में मैं लाती हूँ. तो चलो देखते हैं. पहले लिखना होगा कि इन्फ्लामेशन क्या है भाई. तो इन्फ्लामेशन डिफाइंड एज बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है. ये इन्फ्लामेशन जब भी कंडीशन ये देखने को मिले तो मतलब लोग घबराते हैं. ऐसा कभी भी बॉडी ऐसा समझो फूल जाए तो लगेगा ना कि ये क्यों फूला है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ये बचाने की कोशिश करता है. अब भाई बॉडी में क्या हो गया कि बचाने की जरूरत है. तो कोई भी इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, एम एट एलिमिनेटिंग और लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट. ये कोई भी, चाहे जैसे देखो, कब स्वेलिंग होती है, कब इन्फ्लामेशन होता है, जब या तो आपको चोट लग जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए. तो उसको निकालने के लिए, उससे हमारे बॉडी को बचाने के लिए ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है इन्फ्लामेशन. तो अगर अभी तक तुम भी मानते थे कि इन्फ्लामेशन होना खराब है, तो आज से इसे भूल जाओ, क्योंकि ये अच्छी बात है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है. अब हाँ, एक नॉर्मल बॉडी होना और एक में इन्फ्लामेशन हो जाना ये सोचने वाली बात है, बट ये प्रॉब्लम नहीं है. ये किसके वजह से हुई है वो प्रॉब्लम होता है. क्योंकि मतलब ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा. जैसे अभी मेरा बॉडी है तो इसमें कुछ नहीं होगी, जब तक कि कोई बाहर से हमारे बॉडी को हार्म ना करना चाहे, इंजूरियस एजेंट ना आ जाए. अब जब आएगा तभी ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बॉडी में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी. तो चलो इतना तो नॉर्मल है और आप समझ चुके होंगे. ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं. अब ना एक बात पहले ही मतलब देखे हैं कि हमारे सिलेबस में पढ़ना है एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बारे में, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्डिनल साइन इन्फ्लामेशन का. और ये नॉर्सेट में क्वेश्चन आया था. ये बहुत सीएचओ सब में तो मतलब देखो, कंपटीशन लेवल धीरे धीरे हाई हो रहा है, तो चीजें मतलब और डीप जाते जा रहा है. सो ये क्वेश्चन सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे ही देखो कंफ्यूजन हो जाती है, बुक खोलते हो, हम ये इन्फ्लामेशन पढ़ रहे थे, हमें एक्यूट और क्रोनिक के बारे में देखना था, अभी कार्डिनल साइन कहाँ से आ गया. तो ये ना पहले समझ लो कि जब भी कभी भी इन्फ्लामेशन तुम कब बोलोगे, मतलब उससे के बारे में पढ़ना तो ठीक बात की बात है, इसे बोलोगे कब. तो ये सब साइन को देखकर बोलना है. कार्डिनल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट. जैसे कि पढ़े थे ना आगे वाइटल, ये सब जो पढ़े थे कि एसेंशियल होता है, तो उसी तरह से इन्फ्लामेशन में ये साइन रहना बहुत जरूरी है. ये मतलब कौन दिए थे इसके बारे में, हिस्टोरिकली डिस्क्राइब बाय ये सेल्सियस के बारे में ये दिए थे, एंड लेटर अपडेटेड बाय ये विर्चो एक और जोड़ दिए थे. द कार्डिनल साइन हेल्प टू आइडेंटिफाई द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस. नाम नहीं याद रखना, बहुत ये ऐसे ही टाइम वेस्टिंग रहेगा. बस ये अगर एग्जाम में आए तो पांचों के बारे में लिखोगे, बहुत अच्छा मार्क्स पा सकते हो. लेकिन ध्यान रखना ये भी डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में पूछा है. सो
अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछना है तो डिफाइन भी करना होगा, अगर कम मार्क्स में पूछा है तो बस ये लिख के छोड़ देना। सो इसमें 5 साइन है कौन-सा? पहला है र्यूबर, ये लैटिन नेम है, ये जो खोजे थे ये लैटिन नेम दिए हैं और इसका मतलब कुछ और होता है, वो डिस्कस करना होगा क्योंकि एक बार रिवॉर्ड ये क्या होता है? इसका मतलब रेडनेस है कि कभी भी अगर इन्फ्लेमेशन हुई तो उस एरिया पे रेड रहेगा। और ये होता क्यों है? तो कॉज बाय इंक्रीज ब्लड फ्लो ड्यू टू द वेसोडाइलेशन। जब भी मतलब कोई भी इंजूरियस एजेंट आया तो हमारा वेसल जो है वो डायलेट हो जाता है, जिसके वजह से ये अब डायलेट होगा, वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो रहेगी। अब ब्लड फ्लो ज्यादा रहेगा तो आरबीसी ये कैसा है, हमारा रेड है, तो ये रेडनेस देखने को मिलेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इतना ही नहीं, इसके लिए मैं आपके लिए फिगर भी, वो भी हैंड मतलब नोट्स, अभी बहुत लोगों का कंसर्न था कि हैंड रिटन नोट्स कहाँ गई, तो देखो 10 गुना ज्यादा मेहनत है मुझे इसके लिए, बस हैंड रिटन ही है, फोन पेन अलग है। तो देखो ये सब तुम्हें भी बनाना होगा और जितना अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा पैथोलॉजी में, जितना अच्छा फिगर बनाओगे मार्क्स उतना ही अच्छा मिलेगा। और लास्ट तक हम लोग देखेंगे ऐसे ही, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवर तो पहले हम लोग देख लिए, नेक्स्ट ट्यूमर आता है। अब ट्यूमर का मतलब बिनाइन और मैलिग्नेंट वाला मत समझना, ये हम लोग को आगे देखना है। ये लैटिन वर्ड है ना, तो इसका मतलब कुछ निकलेगा जो कि इंग्लिश या फिर ये साइंस से रिलेटेड देखे तो इसका मतलब होता है स्वेलिंग। दोनों को याद रखना होगा, लैटिन क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, एमसीक्यू तो आ सकता है। और ये रियलिटी है कि अगर जिस जिस स्टूडेंट ने एमसीक्यू सही कर लिया, भाई तुम्हारा अगर 4 आया 6 आया तुम पहले ही सबका सब सही कर लेते हो, तो एग्जामिनर का दे तो मतलब जो कॉपी चेक करेंगे वो तो ऐसे इंप्रेस हो गए कि भाई इसको तो सब आता है, आगे तुम्हारी मार्क्स मिलने की चांस बहुत अच्छा रहती है कि बहुत ज्यादा मिलेगा और अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं। सो ये आ सकता है, देखना अच्छे से। पहला रिव्यू जिसका मतलब रेडनेस होता है, ट्यूमर जिसका मतलब स्वेलिंग, नेक्स्ट है कैलोर, कैलोर का मतलब हीट है। देखो स्वेलिंग क्यों होगा, वैसोडाइलेशन हुई है तो ये फ्लूइड तो बाहर आएगा। अब ऐसे हमारा पंप है, इसमें ज्यादा वेसल डायलेट हो गए तो ज्यादा चीजें आएगी, जब ज्यादा चीजें आएगी तो ये बाहर ये फुल, अब देखो ये ऐसा है और ऐसा हुआ तो वेसल तो डायलेट हुए, तो ये स्वेलिंग दिखते हैं यहाँ पे। स्वेलिंग का और भी रीजन आगे देखोगे कि परमेबिलिटी से चीजें बाहर जाएगी तो ये स्वेल हो जाएगा, कुछ नहीं इंजूरियस एजेंट आया है हमारे बॉडी में, इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, तो इसमें पहले रेड हो गया क्योंकि फ्लो ज्यादा आई, कोई भी इंजूरियस एजेंट आएगा लड़ना है हमें तो ब्लड फ्लो ज्यादा आने लगता है, वेसल्स डायलेट रहते हैं। देन वेसल्स डायलेट है तो वहां पे अब ज्यादा ये हो गई है तो और ब्लड ज्यादा आएगा, परमेबिलिटी भी ज्यादा, वेसल्स डायलेट है ना तो इसके वजह से स्वेलिंग रहेगा। इसके बाद अब क्योंकि ब्लड ज्यादा आया है तो हीट भी ज्यादा रहेगी, सो क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज है और ब्लड हमारा हीट गर्म रहता है, सो इसकी वजह से हीट रहता है। नेक्स्ट आता है डॉलर, डॉलर का मतलब है कि पेन होगी, पेन क्यों होगी, सारी चीजें एक ही जगह पे आ जाओगे, वैसा डायलेट हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगी तो वहां की नर्व है वो इरिटेट तो होगा ना, तो ये पेन देखने को मिलता है। पेन का और भी रीजन है, प्रेशर की वजह से वो जो हुआ से हुआ मतलब नर्व जो भी इरिटेट हुए। देन कुछ केमिकल मेडिएटर लाइक ब्रैडिकाइनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, इन सब के वजह से पेन भी, जहां पे इंफ्लेमेशन, कभी कभी ना कभी तो पेन हुआ होगा, फील कर रहे हो कि हाँ हाँ ये चीजें तो, पेन तो जरूर फील कर रहे होगे क्योंकि पेन तो फील करने वाली चीज है और ये याद आ जाती है कि हाँ मुझे भी पेन था। नेक्स्ट आता है जो लास्ट, ये विच जो दिए थे अभी तक जो आप देखे हो, ये इनके द्वारा दिया गया था, नाम ना याद रखो तो भी चलेगा। ये 4 जो है अब तक ये दिए थे सेल्सियस, एंड ये लास्ट वाला ये बाद में ऐड किया गया था कि भाई जब इतना चीज हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो आपने बोल दिया कि वहां पे रेड हो गया, ये स्वेल हो गया, हीट हो गई, पेन भी हो रहा है, तो काम हम कर पाते हैं क्या? तो ये फिर वही फंक्सियो लॉस, ये लॉस क्या दिए हैं, लासा, लासा देखो ये लैटिन वर्ड है, उतना यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होता है, मेनली लॉस ऑफ फंक्शन। सो ये बाद में जोड़ा गया था, जब इतना चीज होती है तो हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे इन्फ्ला पेन हो रही है तो कैसे काम कर पाओगे। तो ये देखो ये जैसे कि यहाँ पे किसी वजह से इंजूरियस एजेंट गया और ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन होना, तो पहले रेड हो जाएगा क्यों, क्योंकि वेसल डायलेट हुई। देन स्वेल हो जाएगा क्योंकि वेसल्स डायलेट है, फ्लो ज्यादा हो रही है, तो परमेबिलिटी की वजह से मतलब एडिमा की कंडीशन रहेगा, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट है, समझो ना, फ्लूइड ज्यादा है तो फूला हुआ पार्ट तो दिखेगा ना, तो ये स्वेलिंग दिखती है। देन क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा है तो हीट रहेगा। देन क्यों, अब ये सब चीजें यहाँ पे ज्यादा आ गई है तो नर्व को इरिटेट करेंगे, साथ ही साथ कुछ केमिकल्स रिलीज होगा जिसके वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन, जिसकी वजह से पेन फील होता है। देन फंक्शन भी लॉस हो जाता है। आप है जब यहाँ ये अगर स्वेल है
इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, देखो स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन में प्रॉब्लम बहुत होती है। अगर ये पूरा टर्म मिल जाए ना, तो वो कंडीशन इन्फ्लामेशन, और स्वेलिंग सिर्फ ये इन्फ्लामेशन के अंदर आ रही है, तो होपफुली आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को बहुत लोग एक समझते हैं, लेकिन एक नहीं है, ये इन्फ्लामेशन के अंदर का एक साइन है। सो ये सब कार्डिनल साइन है, ये सब दिखे तो तुम बोलोगे कि ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन है। याद कैसे रखना है मैम? पृष्ठ याद रख लेना, जिससे तुम्हें याद रह जाएगी। इसका मतलब है पेन, रेडनेस, ये आई से तुम्हें नहीं समझ में आएगा। लॉस ऑफ फंक्शन को तुम इनएबिलिटी भी बोल पाओगे, बोल दोगे कि मतलब काम नहीं कर पाएगा। एज से हमारा स्वेलिंग होता है और एज से हीट होता है। तो याद ऐसे भी एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। जिन्हें ट्रिक चाहिए वो ट्रिक भी मैं दे दी हूँ। अब टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन फाइनली देखते हैं। तुम्हें पता चल गया कि इन्फ्लामेशन क्या होती है, कब इन्फ्लामेशन बोलेंगे, ये कार्डिनल साइन देखने को मिलता है। देन हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन देखेंगे। देखो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो मे बी एक बार के लिए प्रॉब्लम आए और कभी कभी लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, समझ में ही चीजें नहीं आ रही है। तो एक बार रुक जाना और दोबारा से मतलब वो चीजों को सोचने की कोशिश करना, पॉज करके पीछे आना, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट इतना हार्ड नहीं लगेगा कि तुम छोड़कर ही चले जाओ और तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में आएगा और तुम्हें लिखना भी होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार आप समझना मतलब चाहोगे, मतलब अपना भी एफर्ट, मैं खुद से बहुत एफर्ट लगाती हूँ नोट्स के थ्रू समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब सिर्फ देखने के लिए एफर्ट आपको डालना होगा कि एटलीस्ट स्टक होके देखिए कि चीजें कैसे आगे जा रही है। यही चीजें आगे भी कनेक्टेड मिलेगा आपको। अब टाइप पे आते हैं, नहीं तो बातें करते करते वीडियो बहुत बड़ी रहेगी। कोई कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना टाइम के साथ कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं अगले क्लास में समझा दूंगी। सो दो टाइप का है, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब एक्यूट मतलब सबको पता है कि ये कम टाइम में ये खत्म होगा, और क्रोनिक बहुत लंबे समय से, साल से, महीनों से मतलब उसे इन्फ्लामेशन है। तो पहला एक्यूट देखते हैं, और एक्यूट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, हमारे सिलेबस में ही दे दिया था वैस्कुलर इवेंट, कि जब एक्यूट इन्फ्लामेशन बॉडी में हुई तो वेसल्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कुछ सील सेल्स जो वहां पे हैं लाइक डब्ल्यूबीसी क्या करेगा उसकी इवेंट। तो ये दोनों हमें देखना होगा। सो पहले देख लेते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना कि ऐसा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे मिनट आवर में देखने को मिलेगा, फ्यू डेज, एंड रिप्रेजेंट द बॉडी अर्ली रिएक्शन टू इंजुरी। कोई भी इंजूरियस एजेंट आई, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब्स गया, वायरस, चाहे जो भी इंजूरियस एजेंट हो, ये तुरंत ही जो देखने को मिलेगा रिस्पॉन्स, वो उस टाइप के इन्फ्लामेशन को एक्यूट बोलेंगे। ये तो बहुत सिंपल है। इसमें एक बात ध्यान रखना बस एमसीक्यू के लिए कि हॉलमार्क साइन, इसमें परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? हम लोग देखिए अभी कार्डिनल साइन में, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो गए हैं, ये वहां पे फ्लो आ रहा है, अब ज्यादा है तो परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगी, जिसके वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज रहता है यहाँ पे। एंड परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का और भी है, जैसे एंडोथेलियल ये डिस्टर्ब मतलब जैसे देखो ब्लड वेसल्स है तो एंडोथेलियल, इसमें भी इंजूरियस एजेंट आया और हार्म करके यहाँ से ये इसे हटा दिया, तो चीजें बाहर जाएगी। परमिएबिलिटी इसका मतलब क्या है कि हमारा वेसल्स है, वेसल्स के बाहर चीजों का जाने लगना, तो यहाँ पे ये ज्यादा रहता है, हॉलमार्क साइन है ये। नेक्स्ट, प्राइमरी डिफेंसिव सेल न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व रहता है। सिंपल सी बात है, पैथोलॉजी में आप पढ़ के आए हो कि जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन, कोई भी इंजूरियस एजेंट आया, तो पहला सेल दौड़ा दौड़ा 24 घंटे के अंदर आएगा, न्यूट्रोफिल, भैया कौन आया उसे मार दो मार दो मार दो, अरे मारने बेचारा आता है। देन मैक्रोफेजेस से सब आते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व मेन कौन सा है, लड़ने के लिए, डिफेंस करने के लिए, हम लोग को बचाने के लिए कौन इन्वॉल्व है, तो न्यूट्रोफिल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा। देखो यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश की, ये ध्यान रखना होगा। और एडीमा आगे जितनी भी चीजें पढ़ोगे ना इसी यूनिट में, इस सब में ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो, ये वेसल्स है, क्योंकि एडिमा कंडीशन यहाँ पे आई है ना, इसलिए समझना जरूरी है। वेसल्स है हमारा, इसमें जो भी फ्लूइड, ये ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, ये सब जाते रहते हैं। यहाँ से फ्लूइड की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है, जो कि चाहता है कि यहाँ से फ्लूइड वेसल्स के बाहर चला जाए। जैसे ये हमारा आर्टरी है, ये चाहेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इधर से पुक कर रहा है, तुम बाहर फ्लूइड को बाहर फेंको, बाहर फेंको, बाहर जाने के लिए। लेकिन अब तो सब चला जाएगा बाहर, तो ऐसे में क्या होगी, सब एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा और एडिमा कंडीशन हो जाएगी, जो स्वेल रहता है कि इतना फूल जाएगा। जैसे यहाँ पे वेसल्स है और अंदर से कोई चाह रहा है कि तुम चले जाओ बाहर, फ्लूइड चले जाओ, तो ये तो फूल जाएगा। तो कौन बचाता है, हमारे ही वेसल्स में जो प्रोटीन है
एल्बुमिन जो प्लाज्मा के अंदर रहता है, ये ऑन्कोटिक प्रेशर जनरेट करता है, जो कि चाहता है कि वो तुम उधर कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। जैसे समझो एक कोई भगा रहा है, तुम वो बोलेगा जो प्रोटीन वाला ऑन्कोटिक प्रेशर है, तुम अंदर आओ। तो इस तरह से बैलेंस मेंटेन रहती है। बट अगर और फिर एक और है यहाँ पे लिम्फेटिक भी, अगर मतलब इसके बाद भी कुछ फ्लूइड बच जाए तो लिम्फेटिक जो है वो ड्रेन करके मतलब आगे भेज देते हैं, सर्कुलेशन में ला देते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात है। पर अगर कोई कंडीशन हुई, इंजूरियस ऐसा हुआ, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हुई, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन ज्यादा हो गई ना, तो ज्यादा चीजें रहेगी, ज्यादा फ्लूइड रहेगा, तो वो ज्यादा लगेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यही देखो, नॉर्मल सर्कुलेशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर है जो कि अंदर लाता है ये प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली एल्बुमिन। अब कभी भी ये हुई इन्फेक्शन हुई तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिर्फ ज्यादा है तो फ्लूइड जो जाएगी वो एडिमा कंडीशन होता है, और वहां पे ट्रांजिडेट होता है। अभी तुम नहीं समझोगे, एडिमा तुम्हें पढ़ना है और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो वहां मैं बताऊंगी, तुम्हारे सिलेबस में है कि यहाँ पे सिर्फ ये गया है, कोई सेल प्रोटीन सब नहीं गए हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट है ये। नेक्स्ट एक्जुडेट है, जिसमें कि इंडोथेलियल स्पेसिस भी अगर इंजर्ड हो जाए, यहाँ मैं आपको बताई थी ये वाला, तो ये कंडीशन जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे एक्जुडेट देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन इन्फ्लामेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखो तुम्हारा है, एक एक चीजों को तुम्हें समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे तब तक चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे, और अगर समझते हो ना तो बहुत ईजी है, एक दूसरे से चीजें लिंक है। आगे तक मैं साथ दूंगी और सब चीज समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये नॉर्मल सा था कि कैसे परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, देन इंडोथेलियल रप्चर हो जा रही है, तो इसके अंदर ट्रांजुडेट और एक्जुडेट में भी तुम्हें प्रॉब्लम हो भी समझने में, तो वो मैं आगे बताऊंगी। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन का इवेंट्स जो फाइनली सिलेबस में देखना है हमें, वैस्कुलर एंड सेलुलर है। वैस्कुलर में पहला वैस्कुलर देखेंगे, देन हमारा सेलुलर देखेंगे, सेल में इवेंट क्या होगा। तो वैस्कुलर इवेंट में 5 पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ही इजी है। जैसे ही कोई इंजूरियस एजेंट आएगा, हमारा वेसल जो है सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। अब बोलेगे ये उमा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट, अभी तो आपने बताया कि चीजें बाहर जा रही है, अब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा मीन्स कि ये तो छोटा हो रहा है, तो फिर परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज करेगी। तो नहीं, ये पहले वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ही होते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है, नॉट ऐसे ऐसे ही कि उससे मतलब बहुत दिमाग लगा लगा के डालता, मतलब घुमा फिरा के, और इतना ईजी रहता है। तो देखो, थोड़ा देर के लिए बस एक कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बहुत ही कम फेज के लिए ये ऐसे। और ट्रांजिएंट नैरोइंग आर्ट्रियल लास्टिंग ओनली सेकेंड, बहुत ही कम समय के लिए ये ऐसा बचाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बाहर से आया, ये छोटा हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया। ये फिगर भी बनाना, हैंड रिटन मैं दे रही हूँ, ताकि तुम बहुत हैवी हैवी फिगर नहीं लाए हो कि तुम देखो और भूल जाओ, ऐसे बना देना। देखो ये नॉर्मल वेसल्स है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। नेक्स्ट वैसोडाइलेशन आता है, परसिस्टेंट ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स लीडिंग टू रेडनेस एंड हीट। कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, देन वेसल डायलेट हो जाएगा। और यही बात है कि अब जो साइन देखे थे, क्यों साइन हो रही है, इसी वेसल्स को डायलेट होने की वजह से। देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अभी हमारा वैस्कुलर इवेंट चल रहा है कि अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो वेसल्स में क्या देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिला, वेसल थोड़ा देर के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, देन वेसल डायलेट हो गया, जिसकी वजह से अब डायलेट है तो ज्यादा आ रहे हैं फ्लो, ब्लड का फ्लो ज्यादा है, जिसकी वजह से कार्डिनल साइन यहाँ पे ये हो जाता है, कवर हो जाता है कि ये रेडनेस एंड हीट का यही कारण है। ब्लड ज्यादा रहे तो रेड दिखेगा उस एरिया पे, देन ये हीट भी रहेगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब क्योंकि वेसल डायलेट हुई है तो लीड द लीकेज फ्लूइड इनटू टिश्यू, जो कि ट्रांजिडेट रहेगा। ये चीजें मैं समझा दी, अभी समझाई थी। अब वेसल डायलेट है, ज्यादा वहां पे फ्लूइड है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लूइड को बोल रहा है तुम बाहर जाओ बाहर जाओ। अभी सिर्फ फ्लूइड बाहर आई है, किससे, कैपिलरी वाल से, ये जो भी वेसल्स है उससे। सो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये लीकेज हो रही है फ्लूइड का, वेसल से फ्लूइड का लीकेज हो रहा है, लेकिन सिर्फ फ्लूइड का हो रहा है, कोई प्रोटीन या सेल का नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांजिडेट बोलेंगे। नेक्स्ट जो इवेंट है, हाइड्रोस्टैटिक बढ़ने के बाद वैस्कुलर परमिएबिलिटी, एंडोथेलियल सेट क्रिएट गैप अलाउइंग टू प्रोटीन रिच फूड एक्सुडेट एंड व्हाइट ब्लड सेल escape into the site of injury। अभी तक सिर्फ वेसल्स ये डायलेट होने से चीजें बाहर जा रही थी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा था। अब एंडोथेलियल भी वैस्कुलर, इसमें वैस्कुलर का जो एंडोथेलियल लेयर है, ये लाइनिंग है, वो
इंजर्ड हो जाएगा। नॉर्मल ऐसा रहता है, अभी तक देख रहे थे ऐसा है, यहाँ पे देखो ये गैपिंग आ गई, देन सेल्स भी बाहर चले जाएंगे, इसके अंदर जो भी प्रोटीन रहते हैं प्लाज्मा में वो भी बाहर जाता है। तो अब जो इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड रहेगा वो एक्जुडेट उसे बोला जाएगा, क्योंकि उसमें चीजें मिक्स है, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। और ये एक्यूट इन्फ्लामेशन का अभी देखिए कि हॉलमार्क साइन है, अभी हम लोग देख के आए थे। लास्ट है स्टैटिस। अब सब चीजें हो गया, वेसल्स डायलेट हो गए, फ्लूइड बाहर चल नहीं गया था। नेक्स्ट सेल्स भी मतलब जितने प्रोटीन ये सब थे वो भी जाने लगे, बचा क्या अंदर, सिर्फ सेल बचे। तो वो स्टैटिस की कंडीशन होती है कि प्लाज्मा आउट हो जाता है और वेसल्स के अंदर जो भी सेल्स प्लेटलेट्स ये सब बचे वो बच जाते हैं। तो ये वेस्कुलर में इवेंट हुआ है। अब तक आपने क्या पढ़ा, ये इन्फ्लामेशन हुई है जिसके वजह से मतलब कोई भी इंजुरियस एजेंट आया तो हमारे वेसल्स में क्या क्या चेंजेस हुई। सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्ट किया बहुत ही कम टाइम के लिए, डायलेट हो गया, परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर गया था। थर्ड में ट्रांजुएंट जो फ्लूइड गई सिर्फ फ्लूइड ही गई। फोर्थ जो हमारा आया था इसमें वेस्कुलर परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, समझो कि आर पार होने की कंडीशन है। और ये पैथोलॉजी में थोड़ा टर्म परमिएबिलिटी का आता है। तो ये इंडोथेलियल इंजुरी की वजह से अब जितने भी प्लाज्मा के अंदर मटेरियल थे वो भी बाहर गए, तो एक्जुडेट टाइप का यहाँ पे एडिग्मा देखने को मिलेगा। और लास्ट में सारा फ्लूइड आउट होने की वजह से सेल के अंदर जो बचा वो सिर्फ था हमारा सेल। तो इससे स्टैटिस की कंडीशन बनेगी। वेस्कुलर की कहानी खत्म। अब स्टार्ट होता है कि ये सेल के अंदर सेल क्या करेंगे जब इन्फ्लामेशन होता है। तो इससे पहले भी एक चीज और तुम्हें याद रखना होगा, ये छोटे छोटे चीजें बार बार आता है और तुम्हें बहुत, अगर तुम जानते हो ना तुम अपने आप में प्राउड हो सकता है। वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि अब मैं जानती हूँ मैं बहुत सारी चीजों को और बहुत जोर दे दे के समझा रही हूँ, तो वीडियो बढ़ी जाएगी। बट एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम इसे पढ़ लेते हो ना अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे ये सब चीजें आता है। और ये सब चीजें नॉर्मली नहीं हम लोग समझ पाते और हमें लगता है ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब हार्ड है और समझ हम मेरे बस की बात ही नहीं, लेकिन एक बार समझोगे हो जाएगी। देखो यहाँ पे ना ये जो वेस्कुलर इवेंट सारा हुआ, कोई ऐसे क्यों मान लेगा भाई। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप अगर एक अच्छे हो तो कैसे ये सब चीजें हो जाएगी। आप कुछ भी बोल दोगे मैं मान लूंगा क्या। तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पहले ही प्रूफ कर दिया गया है लेविस द्वारा। ऑल्सो ये रेड लाइन भी इसे बोला जाता है। इन्होंने कुछ नहीं किया था, मतलब ये आपका स्किन है, यहाँ पे एक ब्लंट चीज से मतलब यहाँ पे स्टॉक अगर अगर ये रहता तो मैं दिखा देती। देखो कट लगती है तुम्हारा, जैसे कि तुम जा रहे हो कहीं से खरोच लग गया तो यहाँ पे पहले रेड लाइन होता है। रेड लाइन क्यों हुआ, फ्लो ज्यादा आई, वो जो वेसल्स थे वो इंजर्ड हुए थे। तो इन तीन में वो वैस्कुलर की जितनी भी चीजें थी वो प्रूफ हो जाती है। तुम चाहो तो लिखना, ना चाहो तो ना लिखना, बता क्यों रहे हो मैं। तो इसलिए क्योंकि बुक में देखते हो तो पहले कार्डिनल साइन आ जाता है, देन एक्यूट इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसके अंदर से वैस्कुलर इवेंट पढ़ते हो और देन ट्रिपल रिस्पॉन्स मिल जाता है। फिर सोचते हो कि ये सब क्या चल रही है। तो ये सब चीजें कनेक्टेड है, समझाने के लिए चल रहा है। तो इसमें था क्या, देखो फॉर्मली स्टॉकिंग द स्किन ऑफन फोर आर्म पे ब्लंट ऑब्जेक्ट से किए थे जिसकी वजह से रिस्पॉन्स देखने को क्या क्या मिला था। एक बार दिखा दो, देखो यहाँ पे फिगर है, बहुत ही इजी नॉर्मल है, तुम बना सकते हो। देखो हुआ क्या कि रेड लाइन करते ही ये क्लिनिकल अपीयरेंस क्या दिखती है, थिन रेड। देखो यहाँ पे करने से क्यों हुई वो चीज जानना जरूरी है। तो क्योंकि पहले वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए थे लेकिन बहुत ही सेकेंड टाइम के लिए, देन लंबे टाइम के लिए ये वैसोडाइलेशन हुआ था, लोकल कैपिलरी वेन्यूल्स ये वेसल्स यहाँ पे जो भी थे वो डायलेट हो गए। डायलेट की वजह से यहाँ पे रेड दिख रहा है, रेड लाइन दिख रहा है, चीजें डायलेट होगी तो वो अपना जो उसमें ब्लड है वो तो दिखेगा ना। नेक्स्ट फ्लेयर आता है, इसमें क्या होगा, डिफ्यूज रेडनेस स्प्रेडिंग अलाउ अराउंड द लाइन। एक बार तुम खुद मतलब मत करके देखना नहीं तो कट लग जाएगी। तो कट कभी लगा होगा तो देखते हो ना कि पहले लाइन बनी फिर उसके बाद पूरा एरिया लाल लाल हो जाता है। तो वो दिमाग में आना चाहिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे ये वैसो वहां के आर्टरी जितने भी थे ये देख सकते हो, ये सब सब बहुत डायलेट हो गया। डायलेट सब
जैसे एक जगह काटे हो तो वो डायलेट हुई, वहां पे वैसोडाइलेशन हुआ। अब यहाँ के जितने भी आर्टरी है वो भी डायलेट हो जाएगा, और आर्टरी के अंदर तो रेडेड ये जो आरबीसी है इसकी वजह से तो और भी ज्यादा देखने को मिलेगा ना, तो इसी वजह से वहां पे फ्लेयर साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वेल देखने को मिलता है जिसमें कि स्वेलिंग एडिमा, द एरिया, वो पूरा एरिया फुला फुला दिखता है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ये वाला। सो वो क्यों दिखता है? क्योंकि फ्लूइड लीकेज होने लगता है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड परमिएबिलिटी। तो तुम सोचोगे कि इसमें प्रूफनेस क्या हुई, हो गई ना कि पहले वेसल्स डायलेट होती है, देन परमिएबिलिटी की वजह से वहां पे वो चीजें फूली फूली दिखती है, और यही कंडीशन तो इन्फ्लामेशन है। तो इस तरह से ये प्रूफ करने के लिए ये ट्रिपल रिस्पॉन्स है, जिसमें कि रेड लाइन, फ्लेयर और वेल को याद रखना होगा आपको। आप सेलुलर इवेंट स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूजन आएगी। देखो हम लोग इन्फ्लामेशन पढ़ रहे हैं, इन्फ्लामेशन में डेफिनेशन देखने के बाद, साइन देखने के बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन देखें जिसमें वैस्कुलर इवेंट खत्म होता है। अब सेलुलर इवेंट देख लेते हैं। सेलुलर इवेंट बहुत ही आसान है, कोई भी मतलब ये टेररिस्ट माइक्रोब्स आया हमारे बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल जो है मस्ट लीव द ब्लड वेसल्स थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोसेस। मतलब ऐसा समझो कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे लिए आर्मी है। कोई भी पाकिस्तानी कोई भी आए हमारे घर में, तो तुम भले ही घर में सोए रहोगे, जैसे कि आरबीसी प्लेटलेट सब सोए रहे, बट डब्ल्यूबीसी को जाना होगा, क्योंकि वो हम लड़ने के लिए टेररिस्ट से वही मेन है, मेन आर्मी है। तो ये जाता कैसे है? एक सैनिक घर में सोया हुआ है, वो बॉर्डर पे कैसे कैसे जाएगा, वो प्रोसेस ही हमारा सेलुलर इवेंट है। तो इसमें पहले ना मार्जिनेशन होता है। देखो इसे समझने के लिए बस एक छोटा सा डायग्राम देख लो, देन तुम्हारा पूरा इसका इससे रिलेटेड ये खत्म हो जाएगी। ये हमारा वेसल्स है, वेसल्स के अंदर जैसे ये यहाँ पे ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, डब्ल्यूबीसी एकदम बेचारा बीच में रहता है, आरबीसी इधर रहता है, और प्लेटलेट्स ये बाहर की ओर ऐसे ऐसे, और ये एंडोथेलियल देन प्लाज्मा, ये सब है। इसके अपनी कॉन्सेप्ट है, उतना हमें नहीं जानना, जैसे देख रहे हो एक बार ऐसे समझ लो। सो ये बीच में है, और इसे अब बाहर कोई ये देखो आया है बदमाश, कोई भी पाकिस्तानी जो भी टेररिस्ट बाहर से आया है, इसे डब्ल्यूबीसी को यहाँ तक आना है, तो वो आने की प्रोसेस क्या क्या होगा? पहले इसे देखो, ये अंदर है तो मार्जिन पे आना होगा, किनारे आएगा तभी ना मारेगा, और किनारे आके भी अभी यहाँ पे वॉल है, जैसे तुम समझो ये घर के बाहर ये जैसे ये दरवाजा है, यहाँ पे सो रहा है बेचारा डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पे टेररिस्ट आ गए, तो यहाँ पे है तो डायरेक्ट तो ऐसे नहीं चला जाएगा ना, पहले दीवार से पार करना होगा, वही प्रोसेस बस देखना है। यहाँ पे आरबीसी पहले इधर जाएगा, इधर बेड से उतरेगा, इधर जाएगा, इधर जाने के बाद फिर से ये बाहर, ये मतलब चिपकते चिपकते समझो कि अंधेरा है तो अधेसन होगी, अधेसन के बाद ये बाहर एक फाइनली निकलेगा और उसे मारेगा। तो वही बस प्रोसेस हमें देखना है कि पहले ये मार्जिन पे जाता है, मतलब किनारे जाएगा, सेल मूव फ्रॉम द सेंटर टू ब्लड स्ट्रीम टू द साइड ऑफ वेसल्स, ये बीच में रहता है, तो ये साइड सबसे पहले मार्जिन किनारे पे आएगा, देन रोल करते हुए, मतलब समझो कि लाइट बंद थी तो ये मतलब कैसे भी करके दरवाजे तरफ आना चाह रहा है। सो सेल टर्मल अलोंग द वेसल्स लाइनिंग मेडिएटेड बाय कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं सिलेक्टिंग, लेकिन तुम्हें याद नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, बट मैं दे दूंगी, अगर याद करना चाहते हो एक बार देख लेना। देन अधेसन होती है, ये चिपकता है यहाँ पे, सेलेस्टिक फॉर्मली टू वेसल्स वाल यूजिंग कुछ एंटीजेंस होते हैं जिससे ये चिपक के फाइनली दरवाजे तक जाने की कोशिश करता है। ट्रांसमाइग्रेशन, ये डायपेडेसिस जिसमें कि सेल स्क्वीज थ्रू द एंडोथेलियल गैप इनटू टिश्यू, मतलब फाइनली दरवाजे से अब वो बाहर निकल गया, जो वेसल से था वो टिश्यू में जहाँ पे इंजूरियस एजेंट है वहां पे आ जाता है। अब यहाँ पे बाहर भी आ गया, समझो कि यहाँ से आया, यहाँ से ये ट्रांस माइग्रेशन हुआ था, देन ये बाहर आया, और बाहर आने के बाद भी अब ये इसे खोजेगा, तुम किधर हो, तुम किधर हो, अंधेरा है, कहीं नहीं दिख रहा है इसको डब्ल्यूबीसी को। सो ये अब यहाँ तक भी जाने के लिए कुछ इससे केमिकल्स निकलते हैं, कुछ मास्टर सब केमिकल्स बुलाते हैं कि भाई डब्ल्यूबीसी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देखो यहाँ है, कोई लाइट जला रही है, देखो वहां है, और वहां जाके फाइनली ये इससे फैगोसाइटोसिस कर जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कुछ एंजाइम्स इस सब का यूज करके। यहाँ पे ये फिगर है कि कैसे ये बीच में था, तो ये मार्जिन पे आया, फिर रोल करते 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 यहाँ पे देखो कुछ यही सेलेक्ट, ये इसी की वजह से ये रोल करते हुए ये यहाँ पे अधेसन करेगा, देने बाहर आके और ये मार देगा। सिंपल सा याद रखना जैसे मैं बताई हूँ। अब आता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बारी। क्रोनिक इन्फ्लामेशन अब तक 11 इवेंट खत्म हो गया है, किसका? इन्फ्लामेशन में। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन था, एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ ताकि तुम तो कंफ्यूज मत हो। देखो इन्फ्लामेशन जिसमें जितने भी वस्कुलर, ये हमारे पास 5 थे, वही हुआ भाई, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, डायलेशन हुआ, परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, देन
ये अब वहाँ एंडोथेलियल इंजुरी हो जाने की वजह से एक्जुडेट मतलब चीज़ें भी बाहर जाने लगा और स्टार्टिस हो गई। देन लास्ट में ये कैसे सोया हुआ इंसान बाहर गया, इस कहानी को याद रखना, लिख दोगे। मार्जिन पे आया, रोल करके, अधेस करके, फिर बाहर निकला, ट्रांसमाइग्रेशन किया, चीज़ों को देखा जिसकी वजह से वो प्रोसेस केमिकल्स के पास गया और देन उसे खा गया। ये 11 इवेंट खत्म। देखो अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जिसमें कि ग्रैन्युलोमेटस में भी तुम्हें नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये यहाँ पे ही दिया हुआ है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का ना टाइप होता है, उसमें मेन तुम्हें पढ़ना है ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। इसमें सिस्टेमिक इफेक्ट क्या देखने को मिलेगी, बस वो देखना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ये भी खत्म कर लेते हैं, ये तो उससे आसानी है, तो चलो देख लेते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चीजें ना अब बात बढ़ गई, एक्यूट नहीं तुम खत्म कर पाए, वो ठीक नहीं हो पाया, ये बहुत इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बहुत सालों से है, बहुत ये से है, तो वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा। तो पहले लिखना होगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या है। कभी कभी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी पूछ ले सकता है, क्योंकि सिलेबस में बहुत अच्छे से बड़े अक्षरों में दे दिया है, तो देखो अच्छे से देखना। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज प्रोलॉन्ग प्रोसेस लास्टिंग फ्रॉम वीक टू मंथ इवन ईयर वेयर टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन्फ्लेमेशन एंड अटेम्प्ट टू रिपेयर अकर साइमल्टेनियसली। इस कंडीशन में इन्फ्लामेशन हुई है, चीजें जो भी टूट रहा है, एंडोथेलियल टूट रहा है, अब चीजें बहुत सारी चीजें यहाँ पे होगी। यहाँ पे न्यूट्रोफिल गया, अब मैक्रोफेज की बारी आएगी, अब वो तुम्हें बचाने आएगा। सो यहाँ पे जो कंडीशन होगी, एक तरफ डिस्ट्रक्शन चलते रहेगा और दूसरी तरफ फाइब्रोसिस रिपेयरमेंट भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक जगह मतलब ये ठीक नहीं हो रही ना, क्रोनिक है ना, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिपेयर भी स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ रिपेयर हो रही है और एक तरफ इन्फ्लेमेशन की कंडीशन चल रही है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। सो अनलाइक एक्यूट इन्फ्लेमेशन विच द डोमिनेटेड न्यूट्रोफिल आया था और यहाँ पे हॉलमार्क्स वहां पे था, और यहाँ पे जो रहेगा वो मोनोन्यूक्लियर सेल रहेगा, प्राइमरली मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट। तुम ध्यान रख लो, ये हमारा सेल है, वेसल्स है, यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर YWBC की कहानी। ये जैसे ही बाहर आता है इसे हम लोग मैक्रोफेजेस, वेसल से बाहर गया तो इसे मैक्रोफेजेस बोलने लगेंगे। देख अब इसमें भी चेंजेस आई तो इसी को हम लोग एपिथेलोइड बोलेंगे। इसका बहुत काम है, आगे देखेंगे। और फिर यही बहुत सारे न्यूक्लियस मिल जाए तो जाइंट सेल बोलते हैं, ये आगे देखोगे। तो देखो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में क्रोनिक इन्फ्लामेशन दिया, देन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन दे दिया, और कुछ दिया ही नहीं, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। सो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अगर हर्षमोहन का बुक देखते हो, हर्षमोहन पैथोलॉजी बहुत अच्छा बुक है। सो वहां पे 2 टाइप दिया गया है कि पहले एक क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन होती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन की 2 टाइप है। ये क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, इसमें चीजें मतलब ये उतना स्पेसिफिक नहीं रहती, और ये बनता है ग्रानुलोमा, लेकिन इसमें हमें ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है, ये इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं चलता। ये हालांकि क्रोनिक है तो लंबी प्रोसेस चलेगी, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं देखेंगे। अगर देखना चाहते हो बोलना, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन नहीं जरूरत है तो एग्जाम के लिए तो नहीं देखना ही। ये क्रोनिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे देखते हैं ना, इसके अंदर क्या होती है। सो ये दिस इज द स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। ये एक सब टाइप है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन क्या है, तो ये इसी का सब टाइप है। डेफिनेशन, ये ग्रैनुलोमा क्या होता है तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रैनुलोमा जो है वो सर्कमसाइज्ड मतलब एक घिरा हुआ टिनी लीजन है, 1 mm इन डायमीटर, ये देखने को मिलता है, जो कि कंपोज होता है फोकल कलेक्शन मॉडिफाइड मैक्रोफेज नोन है एपिथेलोइड सेल। इसमें एपिथेलोइड सेल इन्वॉल्व होते हैं। ये मैक्रोफेज का ही, यहाँ पे देखो, जो ये था हमारा मोनोन्यूक्लियर, यही बाहर आके मैक्रोफेज बना, और उसकी मॉडिफाइड फॉर्म एपिथेलोइड सेल है, उसी से ये बनता है। इतना आसान नहीं है, तुम्हें इसी ग्रैनुलोमा के बारे में पढ़ना है। और ये ग्रैनुलोमा कहाँ पढ़े थे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। जो लोग 3rd सेम से हो उन्हें बता दूं, 3rd सेम का पूरा सिलेबस खत्म है, तो अगर अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो देख लेना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब चीजें, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, फार्मा भी 1 खत्म हो गया है, ये माइक्रो एंड इन्फेक्शन, तो वहां हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लिए हैं। फ्री लेक्चर अवेलेबल है, देख लेना, नोट्स भी अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, कमेंट में लिंक रहेगा, वो पिन जाके देखना वहां पे। सो ये ग्रैनुलोमा कहाँ पड़े थे, ये ट्यूबरकुलोसिस में, कि वहां पे ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन ही इतना बड़ा रूप लिया, इतना लंबा रूप लिया कि ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो गया। अब ग्रैनुलोमा इतना बड़ा नहीं होता है, ग्रैनुलोमा छोटा ही होता है, बस कहने की बात है कि इतनी सारी चीजें होती है। सेल्स के तो छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है ना, जो भी WBC ये सब हुआ, कहाँ ये तुम ब्लड में WBC कहाँ देख पाते हो, तो ये सब कॉमन बात है और तुम ध्यान रखना। सो
ये जो ग्रैनुलोमा बनेगा उसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है। तो देखो ये ग्रैनुलोमा रहा हमारा और ये फिगर तुम्हें बनाना ही होगा अगर एग्जाम में ये आया तो। बिना फिगर बनाए भागने की कोशिश मत करना। आप देखो बोलोगे कि आप तो सुंदर सुंदर डायग्राम ला दी हो, मैं कैसे बनाऊंगा। तो देखो ऐसे ऐसे बनाना, जैसे ये है ना पेन से बनाना, बहुत सुंदर मत बनाना लेकिन बनाना जरूर। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो एपिथेलोइड, वही मैक्रोफेज, ये सबकी कहानी, जाइंट सेल जो भी है यहाँ पे है। और ये मिडल में जो है सेंटर में देखो एपिथेलोइड सेल रहता है विच पेल स्टेनिंग एंड स्लीपर शेप न्यूक्लियाई है, मैक्रोफेजी है एंड अपन मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल बना लेते हैं। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी। देन मिडल लेयर यहाँ पे देखो ये टी सेल है हमारा, और आउटर जोन जो इसका बनता है वो फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोसिस से ये बनता है। कुछ नहीं, यहाँ पे जो ये टीबी का बैक्टीरिया है ना उसको रखने के लिए, अंदर रखने के लिए ये एक वॉल बना के रखता है कि भाई तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। तो ये और एक लास्ट में ये 3 जोन तो आप देख रहे हो क्या, ग्रेनुलोमा बना है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन देख रहे हो, वो जो ग्रेनुलोमा बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और स्ट्रक्चर हमें अपेयर पार्ट 1 में बताई थी कि जो भी चीजें पैथोलॉजिकल हमारे बॉडी में जो भी डिजीज हो रही है उसमें चेंजेस क्या आ रही है और जो चीजें बना है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वही तो हमें पैथोलॉजी में देखना होता है। क्योंकि इसके बारे में तो हम लोग एडल्ट नर्सिंग में पढ़े थे, पैथोलॉजी में क्या अलग है ये तुम्हें क्लासेस से ही पता चलेगा। तो रोज क्लासेस जरूर देखना, और वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि ये मेरा हक है। इतना मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है भाई। सो देखो ये हम लोग देख लिए, अब तक देखे सेंटर में था हमारा एपिथेलोइड, वही डब्ल्यूबीसी की कहानी, मतलब मैक्रोफेज की कहानी, एंड इधर टी सेल है, एंड लास्ट में अब ये पेन कहाँ गया, पेन एक बार लेती हूँ नहीं तो ये दिमाग खा जाएगा। हाँ सो ये जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर, जस्ट अ सेकेंड, नहीं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ ये बीच में ये मैक्रोफेज और यहाँ टी सेल है, देन हमारा लास्ट में ये फाइब्रोब्लास्ट है। नेक्रोसिस की कंडीशन सब किसी में होती है किसी में नहीं होती। कैसियस नेक्रोसिस फार्माकोलॉजी में अभी क्लास लेके आई हूँ। ये होता क्या है, मरे हुए सेल जो भी मैक्रोफेज लड़ रहा है, जो भी वो यहाँ मतलब नेक्रोस हो जाते हैं, मरे हुए जो भी बैक्टीरिया सब है वो यहाँ पे रहते हैं, सब में रहते हैं, किसी में रहते हैं किसी में नहीं रहते। ये वाइटिस लाइक रहता है, नेक्रोसिस की कंडीशन है, चीज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये रहा ग्रेनुलोमा का पूरा स्ट्रक्चर। पहले रहेगा सेंटर में कौन, बताओ मेरे को। पहला है हमारा सेंटर में वो मैक्रोफेज का एपिथेलोइड, देन टी सेल, देन फाइब्रोब्लास्ट। किसी में नेक्रो ये रहेगा नेक्रोसिस पार्ट, किसी में नहीं भी रहेगा। अब जाइंट सेल, अभी जो तुम देखे ये जाइंट सेल क्या है भाई। सो जाइंट सेल यहाँ पे जैसे मैं बताई तो ये क्या होता है, जाइंट सेल आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मल्टीपल मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का ही मॉडिफाइड फॉर्म एपिथेलोइड सेल है, और यही एपिथेलोइड सब जब पूरा न्यूक्लियस मिल जाता है तो उसे जाइंट सेल बोलते हैं। की पॉइंट सब बोलते हैं, एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होता है, और लिखना क्या है और कैसे ये मैं अपनी क्लासेस में बताती हूँ। तो ये तुम ऐसे की पॉइंट करके लिखोगे, बहुत अच्छा ये इम्पैक्ट डालता है। अब पैथोजेनेसिस, क्योंकि पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर तुम देख लिए, अब तुम्हें देखना होगा कि ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्यों बीच में आ गई मैक्रोफेज, और क्यों मिडल में आया हमारा टी सेल, और क्यों लास्ट में आया फाइब्रोब्लास्ट। तो उसके लिए बस ये बात याद रखो कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, बात बन गई। अब तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, मैं ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा के आई हूँ। इसमें क्या होता है, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर घुसा, यहाँ पे मैक्रोफेज आएगा, इसे एंटी प्रेजेंटिक सेल भी बोलते हैं। ये चीजों को खाने की कोशिश करता है, तोड़ता है, बट टीबी का बैक्टीरिया, लेप्रे का बैक्टीरिया ये नहीं टूटेगा, सो इनगल्फ नहीं होगा। तो ये फिर टी सेल का बुलाएगा, टी सेल को जो बुलाएगा वो ये टी हेल्पर 1 रहेगा, CD इसके मार्कर रहते हैं, सो इसे बुलाएगा। अब ये आने के बाद कुछ साइटोकिन्स रिलीज करते हैं, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चल रहा है। अब ये जो साइटोकिन्स ये निकालेगा उसका नाम है, ये यहाँ पे देखो, ये इंटरल्यूकिन 1-2, इंटरफेरॉन, ये गामा हो गया, इस और ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये 3 निकले हैं। कौन कौन निकला है, इंटर टी सेल निकाला है, जो ये जो TH1 है, ये सब इसी है, हेल्पर टी सेल भी इसे बोलते हैं, और इसके ऊपर मार्कर CD4 रहता है। ये तुम माइक्रो में पढ़ोगे, देखना हो तो जाके देख लेना। अब ये जो बना टी सेल का 1 है तो TH1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मुझे जोर देना पड़ रहा है, हालांकि मैं पढ़ा के आई हूँ। वीडियो बड़ी होगी आई नो, बट डिटेल नहीं समझाओगे तो नहीं समझ में आएगा। सो ये टी सेल इतने सारे जो रिलीज किया, अब इसके वजह से काम चलती है, ये तीनों के वजह से। जो इंटरफेरॉन ये गामा आया है वो मैक्रोफेज को एपिथेलोइड सेल में फ्यूजेस देम जाइंट सेल,
बेचारा मोनोन्यूक्लियर था, इसे बाहर निकालेगा। भाई आओ, आ गया कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसे मार नहीं पा रहा है तो तुम लोगों को आना ही पड़ेगा। मैक्रोफेज आया, ये एपिथेलोइड में बदल गया, ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे। देन इंटरल्यूकिन जो टी सेल की वजह से आया है वो टी लिम्फोसाइट टू फॉर्म सराउंडिंग कॉलर। यहाँ पे एपिथेलोइड था, ऊपर की ओर कौन था, यहाँ पे हमारा सराउंडिंग ये टी लिम्फोसाइट था। और ये लास्ट वाला जो टीएनएफ है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वो फाइब्रोब्लास्ट को ये बुलाया है, लीडिंग टू कोलाजन एंड डिपोजिशन फाइब्रोस, मतलब आउटर एज पूरा जबरदस्त बना दो उसके लिए। हो गई बात, कहानी खत्म। क्यों बना, ये पैथोजेनेसिस हमें बताता स्टोरी कि क्यों भाई ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हुआ क्योंकि ये हमारा ये जो टी सेल जो तीनों को सिक्रेट किए हैं, इसकी वजह से ये तीनों बना है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है कौन कौन सा, एपिथेलोइड सेल और ये टी सेल का ये जो लिम्फोसाइट है वही सब, और किसके वजह से हुआ यहाँ पे मैं दी हूँ। तो ये स्टोरी खत्म होता है, एग्जाम के टाइम पे एक दो बार याद रखना, हो जाएगी। अब हमसे पूछा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में सिस्टेमिक इफेक्ट क्या देखने को मिलेगी। तो ये विल क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन बी लोकलाइज, इट ऑफन प्रोड्यूस वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन द बॉडी। जो ग्रेनुलोमा हुआ, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ वो तो हमारे लंग्स में हुआ, बट सिर्फ वहां पे इफेक्ट नहीं दिखेगा, पूरा बॉडी में दिखेगा। और टीबी में क्या क्या इफेक्ट दिखता है वही तो तुम्हें लिखना है, तुम्हारे सिलेबस में सिस्टेमिक इफेक्ट बताओ क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। जिन्होंने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, उनके लिए बहुत आसान है। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलती है, पेशेंट ऑफन एक्सपीरियंस, उसमें फीवर रहती है क्योंकि इन्फेक्शन की कंडीशन है ना, हमारा सेल लड़ रहा है तो हमेशा हीट तो रहेगी, बॉडी में हीट तो जनरेट होगा। माइल्ड रहता है, वेट लॉस भी बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस भी बहुत ज्यादा होता है, भूख नहीं लगती है ना, फीवर में कहाँ ये भूख लगता है। सो ये देखने को मिलता है। और क्या ब्लड फाइंडिंग अगर देखें तो लेबोरेटरी टेस्ट में टिपिकली शो ल्यूकोसाइटोसिस स्पेशली रिलेटेड टू इंक्रीज लिम्फोसाइट। ये ब्लड फाइंडिंग देखोगे तुम्हें ये सब मिलेगा, लिम्फोसाइट ज्यादा था अभी देखें। देन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हाई रहता है, इंक्रीज रहता है। अब बोलोगे ये क्यों रहेगा, तो जो फिब्रिनोजन की यहाँ जो फिब्रिन का कहानी चल रहा है इसके वजह से बेसिकली देखो यहाँ पे ये सब देख रहे हो ना, ये जो बुलाया है ये सब ये लास्ट में यहाँ पे जो ये हुई है, सो फिब्रिन के ज्यादा होने की वजह से जो आरबीसी है वो इरिथ्रोस, इसके वजह से ये इंक्रीज हो जाता है। रोलेक्स का फॉर्मेशन देखे हो ना, ये वही प्रोसेस है, समझा देते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये इस तरह से रोलेक्स का फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एक बार तो तुम्हें फिजियोलॉजी में पढ़ना है, देन आगे जब हेमेटोलॉजी स्टार्ट करोगे तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगी। तो ध्यान बस अभी के लिए इतना रखो कि ये फिब्रिनोजन इस सब की वजह से इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे में क्लम्प करवाता है आरबीसी को। देन एक्यूट फेज रिस्पॉन्स कुछ इफेक्ट में देखने को मिलता है, सिमिलर टू एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रोनिक, ये ट्रिगर टू ये इंटरल्यूकिन 1 था, इंटरल्यूकिन 6, टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर था, विच एक्टर लीवर इंक्रीज द एक्यूट फेज प्रोटीन, सीरोरिएक्टिव प्रोटीन हाई रहता है, एंड फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन की वजह से ही देख रहे थे कि ये सर ज्यादा रह रहा है। तो ये इफेक्ट है, तुम्हें जानना होगा कि ये जो बॉडी में प्रोसेस चल रही है सिर्फ ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आगे भी बॉडी में इफेक्ट दिख रही है, वो भी तुम्हें लिखना होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है अमाइलोडोसिस, मतलब बहुत लोग पैथोलॉजी में तो इस टर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा भी जाता है, बट सिलेबस में नहीं है, अगर जहां आया मैं पढ़ाऊंगी। ऐसे यहाँ पे समझो कि अमाइलोडोसिस की कंडीशन क्रोनिक इन्फ्लामेशन ग्रेनुलोमेटस हुई है तो वहां पे देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, सेल और ऑर्गन में प्रोटीन ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसी टर्म को अमाइलोडोसिस बोलते हैं। सो प्रोलॉन्ग क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन लीड टू सेकेंडरी सिस्टमिक अमाइलोडोसिस वेयर एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है वेरियस ऑर्गन में, यही अमाइलोडोसिस की कंडीशन में है, जो कि ये कहाँ देखने को मिलता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। अब तक का हमारा टॉपिक ये खत्म हो गया है। इन्फ्लामेशन अपने आप में टॉपिक बहुत बड़ी है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम सॉरी ये कॉलेज में भी अगर इसकी क्लासेस चलती है तो 4 से 5 दिनों में चलती है, बट मैंने मतलब मुझसे जितना हुआ कम टाइम में हर एक चीज को समझाने की कोशिश की, और अब हमारा इन्फ्लामेशन भी खत्म होता है। इन्फ्लामेशन में कुछ नहीं याद रखना भाई, इन्फ्लामेशन का 2 टाइप है, इससे पहले कार्डिनल साइन ध्यान रख लो, वही रिवर जो भी ट्रिक भी दे दूं उससे भी ध्यान रखना कि हीट हो जाएगी, स्वेल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। देन 2 टाइप का है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में ये हमें देखना था सेलर
एंड वैस्कुलर। वैस्कुलर में 5 था, वही इंक्रीज हुई, वैसोडाइलेशन मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, डायलेशन हुआ, परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, स्टैटिस की कंडीशन हो गया। देन 6 वैस्कुलर का याद रखना है, कुछ नहीं, डब्ल्यूबीसी के जाने की प्रोसेस उतना देर लग गया कि पहले वो सोया हुआ था, रोलिंग करते हुए अधेशन किया, बाहर निकला, देन ढूंढा और उसे फैगोसाइटोसिस कर दिया। क्रोनिक में हमें पढ़ना था ये देखो यहाँ पे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के बारे में और फिर सिस्टेमिक इफेक्ट के बारे में। तो ये वो है क्या ग्रेनुलोमा, उसके स्ट्रक्चर ध्यान रखना, और वो बना क्यों, कि पहले इपिथेलोइड है, देन ये टी से लिम्फोसाइट है, देन ये फाइब्रोब्लास्ट, बाहर ये स्ट्रक्चर आ रही है। तो ये दीवार बनती है कैद करने के लिए जो भी बाहरी इंजूरियस एजेंट आया है, और इन्फ्लेमेशन है तो ये हमें बचा ही तो रहा है। वो ग्रेनुलोमा का जो फॉर्मेशन हुआ है वो भी अंदर ये रखा है उसको, वो जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया उसको रखे हुए रहता है। जैसे ही कंडीशन मतलब हमारे बॉडी इम्यून और कम हुआ तो वो बाहर निकलेगी, लेकिन जब तक वो लोग है तब तक बाहर नहीं निकलने देगा। तो ये था हमारा क्रोनिक, कुछ इफेक्ट दिखा वो। अब हमें क्या पढ़ना है, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वुंड हीलिंग आता है एग्जाम में, मैं दिखा दूंगी पेपर। वुंड हीलिंग उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, अभी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी यूनिट 1 में देख के आए हो, जिसकी वजह से और भी आसान हो जाएगा। सो देखो, वुंड हीलिंग का पहले डेफिनेशन लिखना होगा, जैसे मैं बताती हूँ तुम सेम फॉलो कर सकते हो एग्जाम में लिखने के लिए। सो वुंड हीलिंग इज द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इंजुरी, स्पेसिफिकली इट एबिलिटी टू रिप्लेस डेड सेल एंड रिपेयर डैमेज, रिस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वुंड हीलिंग में क्या होता है, हमारा ये बॉडी सही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, यहाँ पे कटवट लग गया, तो उसे हील करने की कंडीशन हमारा वुंड हीलिंग कहलाता है। कोई भी डैमेज हो रखी है यहाँ पे, इसको थोड़े मतलब हील करना है। अगर यहाँ पे कट लग जाएगी तो उससे हील करने की नेचुरल प्रोसेस, कोई मेडिसिन नहीं देना, कोई दवाई नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, बस अपने से हील होने की प्रोसेस, रिपेयर करने की प्रोसेस, ये हमारा वुंड हीलिंग है। इन्वॉल्व डिस्टिंग प्रोसेस, इसमें बहुत ये रीजनरेशन होता है, जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू रिप्लेस बाय सेल्स, सेम टाइप के सेल, मतलब यहाँ पे जो हमारा सेल था अगर वही आ जाए वुंड हीलिंग के प्रोसेस में, तो इस प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन बोलेंगे। अगर इंजर्ड टिश्यू के जो रिप्लेस हुआ है वो कनेक्टिव टिश्यू एंड स्कार की फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पे मेरा कट लगा था, मतलब पता नहीं, स्कार की फॉर्मेशन जो रह जाए, तो ये जो प्रोसेस है, सॉरी, सो ये प्रोसेस को हम लोग रिपेयर बोलते हैं। रीजनरेशन समझो कि धान के खेत में धान की खेत मतलब जम गया, वो रिपेयर है, और अगर वहां पे दूसरी चीजें आ गई तो वो यहाँ पे हमारा अस्कार बोला जाएगा। जो एक ही चीज आ गई वो तो उसे पढ़ना क्या है, वो तो जो जो पहले प्रोसेस थी वही हुई होगी, लेकिन जो अस्कार का फॉर्मेशन हुआ उसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हम लोग फेजेस देखते हैं कुछ, और फेजेस देखने से पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हीलिंग जो हो रही है, वुंड हीलिंग जो हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है। बताऊंगी कि इस टॉपिक में कैसे लिखोगे आप, एग्जाम में आए तो इन सब कैसे लिखना है। सो मैकेनिज्म ऑफ हीलिंग अगर देखें तो इसमें सबसे पहले रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन अकर इन सुपरफिशियल इंजुरी वेयर पैरेन्काइमा इज लॉस्ट। पैरेन्काइमा क्या है, किसी भी ऑर्गन का मेन जो काम करने वाला फंक्शनल है वो सेल, जैसे कि लीवर का जो हेपेटोसाइट होता है वो, उसे हम लोग पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ मतलब थोड़ा सा इंजुरी हुई है, सुपरफिशियल, थोड़ा थोड़ा वो जो पैरेन्काइमा सेल था वो अफेक्ट हुआ है। सो द सेल दोज इन, जैसे कि लीवर में हेपेटोसाइट अगर इंजुरी हो गई, या स्किन का एपिडर्मिस का केराटिनोसाइट सब हुआ, तो स्किन प्रोलिफरेट टू अचीव 100% रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे देखो ना, रीजनरेशन में बताई ना कि जो पहले था वही सेल सारा आ जाएगा। इसमें 100% रिस्टोरेशन, जैसे कि वुंड हीलिंग में एक गया, मेरा स्किन गया, अब जो रिस्टोरेशन आएगी उस सेम 100% मेरा स्किन का जो सेल था वही आ जाएगा, तो वो रीजनरेशन है। उसमें 100% रिस्टोरेशन पॉसिबल है, ये आता है एमसीक्यू में, इसीलिए इतना मैं फोकस कर रही हूँ। देन रिपेयर होता है, स्कैरिंग, स्कारिंग की कंडीशन, स्कार बन जाना। दिस अकर डीप इंजुरी वेयर द टिश्यू आर्किटेक्चर इज डिस्ट्रॉयड। जो जैसे कि ये हमारा टिश्यू है, छोटा छोटा डायग्राम पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बनाना ही होगा। तो ये हमारा टिश्यू है, इसमें पहला ऐसे बना देना बस कि ये रीजनरेशन की कंडीशन जिसमें कि थोड़ा सा कट लगा था, जहां पे हमारा रिपेयर की कंडीशन चलेगी, देखो कितना डीप ये टिश्यू था, इतना ज्यादा इंजुरी हो गई है, तो यहाँ पे जो होगा द लॉस्ट पैरेन्काइमा इज रिप्लेस्ड बाय कोलाजन एंड फाइबर टिश्यू बेचारा यहाँ पे आएगा, जिसकी वजह से रिजल्टिंग परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन हो जाती है। वही सील नहीं आया तो स्कार का फॉर्मेशन होगा। द टेंसाइल रिपेयर वुंड इज नेवर, 100% कभी नहीं आ पाएगा जो उसका गया। रीच अ मैक्सिमम अबाउट 80% आफ्टर 3 मंथ, बहुत लंबा डीप
किसी को अगर इंजरी हुई, मेरा कट लगा था, आई थिंक कि मतलब मेरे दीदी के साथ मतलब ऐसे ही बातचीत हो रहा था और दीदी चूड़ी पहनी थी और देन ऐसे हो गया था, फुट के पता नहीं कैसे लग गया था, तो डीप चला गया था, जिसकी वजह से स्कार का, मे बी आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन स्कार का फॉर्मेशन है, 100% नहीं आ पाया था। तो ये रहा हमारा। और बस रिपेयर इसका ये मैकेनिज्म है। कुछ पेजेस देख लेते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है, नहीं तो और मैं अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझाती। हालांकि ये इजी है तो समझ में आ रहा होगा। वैसे तो आप लोग रिस्पॉन्स देते नहीं हो, फीडबैक देते नहीं हो। लाइक करे हुए जितने लोग देखते हो, लाइक करते हो, तो समझ में आता है कि हाँ एटलीस्ट चीजें समझ में आ रही। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो भाई वो भी लिखो, ताकि मैं इम्प्रूव करूँ उससे, क्योंकि सबके अंदर कमियां होती है। इम्प्रूवमेंट ही तो सही, मतलब वही तो मेन है। और तुम बताओगे नहीं तो मैं अपनी तरफ से तो अभी बेस्ट देती हूँ। सो फेजेस देख लेते हैं। वुंड हीलिंग, रीजनरेशन का हमें क्यों देखना? रीजनरेशन तो जो सेल गया था वो आ गया। रिपेयर, जो स्कार का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी फेजेस बेसिकली देखते हैं। सो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए पॉइंट, जिसमें कि 3 फेज है। पहला इन्फ्लामेटरी फेज, जिसमें जो कि जैसे ही कट लगी 0 से जो 3 डेज चलेगा, ये सेम है, डल एनर्जी का सेम है। इसमें सबसे पहले हीमोस्टैसिस होता है। हीमोस्टैसिस की क्या प्रोसेस है? वही वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, प्लेटलेट आए, देन वही फिब्रिन आके बन गया। तो ये कब चलता है? हमारा पहला 0 से 3, मतलब जैसे ही कट लगा तैसे ही हेमोस्टैसिस चलता है ना। देन अर्ली इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है। क्यों इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है? वही न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लेमेशन, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक जाएगा, इसीलिए मैं बताई हूँ। नहीं समझ में दोबारा से देखना, और समझ में आ जाएगी, एक बार रुक के पढ़ कर देखना, आ जाएगी। बहुत ईजी वे में मैं समझाई हूँ, मतलब नोट्स भी एक बार पढ़ते हो आ जाएगा समझ में। सो अर्ली इन्फ्लेमेशन में ये न्यूट्रोफिल वही 24 घंटे के अंदर आता है, इसलिए तो एक्यूट में ये न्यूट्रोफिल मेन था। और ये ऐसे तो हमें बचाने की कोशिश करता है, बट इसका काम ही ऐसा है कि देख रहे हो कितनी प्रोसेस कर दे रहा था। इसके केमिकल्स की वजह से हमारे परमेबिलिटी सेल का मतलब वेसल्स का इंक्रीज हो जा रहा है, ये जाने आने के चक्कर में तोड़ फोड़ रहा है। तो इसके वजह से इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में देखने को मिलती है, जो कि अर्ली इन्फ्लामेटरी फेज इसीलिए इसे बोला जाता है। न्यूट्रोफिल बेचारा आया है बचाने, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गई। लेट इन्फ्लामेशन भी इसमें हो सकता है, जिसमें कि 24 से 48 घंटे के बाद मैक्रोफेजेस आ जाता है, वही एपिथेलियोइड आगे देखे थे। रिप्लेस द न्यूट्रोफिल टू क्लियर डेब्रिस, ये आता है मेनली। अभी तुम क्रोनिक का थोड़ा सा भूलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम लोग वुंड हीलिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहले इन्फ्लामेशन की कंडीशन देख रहे हैं हम लोग। पहले हेमोस्टैसिस हो गई, देन न्यूट्रोफिल आया बचाने के लिए, और उसे उसे जो भी वहां पे डेब्रिस से रहता है उसके लिए मैक्रोफेज आता है, वो इनगल्फ करके वो चला जाता है। और यहाँ पे ही कुछ फैक्टर, ये एडल्ट नर्सिंग में पढ़ाई थी कि ये VEGF एंड TGF बीटा रिलीज होता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट स्टेप है कौन सा? तो प्रोलिफरेटिव फेज। बहुत ईजी है, मैं समराइज कर दूंगी। जिसमें कि इसके वजह से जस्ट सेकेंड में, नहीं तो तुम दिखेगा नहीं। सो इसके वजह से एपिथेलियलाइजेशन देखने को मिलेगा। 1 मिनट, हाँ ये देखो, प्रोलिफरेटिव फेज आया, जिसमें कि एपिथेलियलाइजेशन, ये जो हड्डी है क्रिएटिनोसाइट आएगा एट द वुंड एज, प्रोलिफरेट द माइग्रेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ क्लोज सर्विस, गैप को भरने की कोशिश करेगा। एपिथेलियलाइजेशन, एपिथेलियलाइजेशन, ये मत बोलना, मैं तो कमेंट आ जाएगी तो देख लेना तुम। एंजियोजेनेसिस देन होगा, मतलब ये जो सेल हटा था जिसके वजह से ये गैप रही थी, अब वो बनना, वो है हमारा ये प्रोसेस, एपिथेलियलाइजेशन। देन एंजियोजेनेसिस, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म एग्जिस्टिंग वंस, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रोफिल हीलिंग एरिया। मतलब एंजियोजेनेसिस क्या है? न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। नेक्स्ट फाइब्रोप्लेजिया, जो कि प्रोलिफरेट, अब चीजें सारी बन रही है, देखो एपिथेलियल लेयर आ रहा है, वेसल्स बन रही है जो भी। और फिर फाइब्रोप्लेजिया, फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट द साइट ऑफ प्रोड्यूस टाइप 3 कोलाजन, ये कोलाजन भी यहाँ पे आने लगा ताकि जल्दी जल्दी वो भरे। और ग्रेनुलेशन टिश्यू नेक्स्ट प्रोलिफरेटिव में ही आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूली फॉर्म ब्लड वेसल्स एंड कोलाजन क्रिएट अ पिंक सॉफ्ट ग्रैनुलर टिश्यू। देन हॉलमार्क हीलिंग, और ये हॉलमार्क रहता है हीलिंग वुंड का। ये चीजें ना देखने को मिलेगी, जो वुंड होती है तो कैसे हो रही है, कौन कौन सा सेल आ रहा है, वो प्रोसेस है। और इसे डिटेल में मैं एडल्ट में बताई हूँ, तो वहां से भी कनेक्ट करना चाहो कर लो, कर लेना, नहीं तो 1-2 बार पढ़ना और हो जाएगा। 2 दिन को भी लिखोगे चलेगा कि पहले एपिथेलियलाइजेशन हो रहा है, न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कोलाजन आ रहे हैं, देन मैचुरेशन लास्ट फेज आ जाता है, रिमॉडलिंग अब अच्छे से पूरा बन जाएगा। सो ये वीक टू मंथ चल सकता है। तो वुंड अंडर फेज रिमॉडलिंग, वे टाइप 3 कोलाजन जो है वो रिप्लेस होता है टाइप 1 से, और ये हार्ड रहता है। सो ग्रेनुलेशन टिश्यू ब्लड वेसल्स डिसअपियर एंड वुंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफन 80%, इवेंचुअली लिविंग अ सोलर पेल स्कार। हम लोग देख किसका रहे थे? देखो सब चीजों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं हम लोग रिपेयर का,
रीजनरेशन का इजी है तो उसे देखना नहीं, और रिपेयर में 80% ही सिर्फ हमारा ये रीजनरेशन हो पाता है, बाकी अस्कार रह जाते हैं। सो ये अस्कार का फॉर्मेशन फाइनली कैसे हुआ ये तुम देख रहे हो, पेल कलर का ये अस्कार जो देखने को मिलता है, ये यहाँ पे मेरा बना हुआ भी है। नेक्स्ट, कितने टाइप के हीलिंग होते हैं ये तुम बुक पढ़ोगे ना, ये पीवी का, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि इसे छोड़ भी दोगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मार्क्स के लिए उतना ही मतलब उतना काफी था। और देखो इसमें ये बस ये दे दिया हुआ है कि हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और सेकेंड इंटेंशन, कि अगर इसमें प्राइमरी यूनियन भी बोलते हैं और इसे सेकेंडरी यूनियन। इसमें देखो प्राइमरी में क्या है, सीन इन अ क्लीन uninfected surgical wound where edges are closely approximated by a suture result minimal tissue loss of very fine scar। इसमें बोल रहा है कि ये सर्जिकल यहाँ पे क्लीन है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुई है, अनइन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे अच्छे से ये जल्दी से फील हो जाएगा। लॉस जो होगी टिश्यू का बहुत ही मिनिमम होगी, कोई इन्फेक्शन ही नहीं हुआ है तो। और देखो वुंड हीलिंग होती है तो वो तो नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन उस बीच में अगर इन्फेक्शन आ जाए ना तो उसे और वर्स कंडीशन कर देता है। लाइक तुम्हारा मतलब जीएफ बीएफ से झगड़ा हो गया, तुम रो रही हो और तुम्हारा वहीं पे दुश्मन आके तुम्हारे ऊपर और घी डाल दे तो क्या होगा, सो वही प्रोसेस इन्फेक्शन करता है। तो ये अगर यहाँ पे इन्फेक्शन आ गई, लार्ज ओपन है, इन्फेक्शन अगर आ गया तो ये परमानेंट स्कार ज्यादा हो सकता है और भरने में भी टाइम लगेगा। तो बस वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी। एक बार तुम्हारा सिलेबस, ये वुंड हीलिंग में क्या था, वुंड हीलिंग इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। वुंड हीलिंग में तुम, वुंड हीलिंग क्या है, रिपेयर की कंडीशन है, कहीं पे कट लग जाए तो। इसमें मैकेनिज्म में दो चीजें याद रखना है कि रीजनरेशन वही सेल आ गई तो रिपेयर में दूसरा आया। ये रिपेयर हुआ, रिपेयर किसे बोलते हैं, अदर तोड़ फोड़ के चीजों को लगाना। सो यहाँ पे ये अदर कोलाजन सब आके अस्कार का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें 100% जो भी गया है वो आ सकता है, जो भी यहाँ से गया, जिसमें भी इंजुरी हुई, जो सेल गया मेनली वो आ जाएगा, लेकिन रिपेयर में 80% ही आएगा। तो रीजनरेशन का हमें देखना नहीं था, रिपेयर के फेजेस देखने थे, जिसमें इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव एंड देन मैचुरेशन या फिर रिमॉडलिंग के दोबारा जो चीजें आनी थी वो आ गई, 80% ही आता है। देन फेजेस, ये इसमें कुछ ऐसे ही बस ये एडिशनल ही था कि हीलिंग इंटेंशन का, कि अगर इन्फेक्शन हुई तो जल्दी और कम ही लॉस होगा और इन्फेक्शन हुई तो ज्यादा। वंडरिंग बस इतना ही था। फिगर कैसे बनाओगे, ये सब फिगर को तुम धीरे धीरे मतलब ऐसे करके बना देना, एंड नोट्स में ऐसे मैं डाल दूंगी। यहाँ पे पता नहीं कैसे मुझसे फिगर रह गया, ये वाला फेज का भी फिगर रहता है अपना। सो बस तुम दिखाओगे कैसे कैसे स्कार का फॉर्मेशन होते जा रहा है। सो वो हो सके तो लिखना, जितना अच्छा फिगर बनाओगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अब देखो एक बार सिलेबस, क्योंकि 2 टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं, अभी भी तुम्हारे अंदर एनर्जी है, देन मैं कंटिन्यू करूंगी। अब देखो जो लोगों को लगा कि वन शॉट कहाँ गई मैम, तो वन शॉट के पीछे मत भागो, यही सिर्फ यूनिट है जो कि 8 घंटे का है, और यूनिट 1 से बहुत क्वेश्चन आता है, 3 ही तो है पैथोलॉजी में, तो तुम्हें इतना जल्दी थोड़ी, अब कोई हलवा थोड़ी भाई पैथोलॉजी है, वन शॉट में कैसे करवा दूं, तुम्हें समझ में भी तो आनी चाहिए। तो थोड़ी ये ज्यादा जाएगी, लंबी जाएगी। और देखो तुम्हारा एक और टॉपिक है, क्योंकि ये मेरे पास आया था गलती से, सेल एडेप्टेशन का एपोप्टोसिस वाला पॉइंट छूट गया था। हालांकि ये रिलेटेड था नेक्रोसिस से तो वहां बताई थी, लेकिन एपोप्टोसिस क्योंकि अब सिलेबस में है तो दे सकता है। सो जस्ट अ सेकेंड, कोई तो आ जाओ। पेन आने में प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए, 1 मिनट। हाँ देखो, ये देखो, ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, दिखा देती हूँ। एपोप्टोसिस यहीं पे था सेल एडेप्टेशन में ही, सो वो प्रोसेस को भी देख लेते हैं, ये लिंकेज रहेगा पार्ट 2 से, और ये बहुत इजी है, बस समझा देती हूँ, देन हम लोग आगे का देखेंगे। अब तक हम लोग इन्फ्लामेशन देख लिए, वुंड हीलिंग देख लिए, अभी एक एपोप्टोसिस छूटा था वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरा है, मैं सिलेबस नहीं छोड़ने देती, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं भैया, और उसे कैसे तुम दे सकते हो। तो एपोप्टोसिस है क्या, ये एपोप्टोसिस ग्रीक से आया है, falling off is a form of प्रोग्राम सेल एंड कोऑर्डिनेटेड सेल सुसाइड। अपने से जानबूझकर सुसाइड करना, किसका, इंसान का नहीं भाई, सुसाइड फुसाइड का काम बात यहाँ पे नहीं चल रहा है, नहीं तो तुरंत यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाएगा। सो ये खुद हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि चाहते हैं कि भाई हमारा काम हो चुका है, हम बूढ़े हो चुके हैं, जिंदगी में जो आता है उसे जाना भी है, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस का क्या नाम है, एपोप्टोसिस। कोऑर्डिनेटेड, जानबूझ के, अब जैसे बुढ़े लोग मरते हैं ना, अब हम जा रहे हैं, अब हमारा क्या ही काम है, तो वो एपोप्टोसिस की कंडीशन है। फीचर इसका क्या रहेगा, इसमें
सिंगल सेल अफेक्ट होते हैं रेदर देन अ लार्ज ग्रुप, जैसे कि नेक्रोसिस के कंडीशन में भी सेल डेथ ही होता है, बट वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है और ये फिजियोलॉजिकल है, हमारा बॉडी का सही मैकेनिज्म है। तो उसमें बहुत सारे सेल मर जा रहे थे जितने को नहीं दोगे ऑक्सीजन, बट यहाँ पे एक, जैसे कि घर में कोई अगर बूढ़े हो जाते हैं, दादी माँ ये सब जाते हैं, तो वो लोग एक ही जाते हैं, उनका काम खत्म हो गया तो चले जाना। तो ये कंडीशन एपोप्टोसिस है कि एक सेल जाएगा। पहले सेल मतलब क्या-क्या प्रोसेस चल रही है, तो पहले एक सेल का जाना, ये पहले जाता कैसे है, तो ये श्रिंक छोटा हो जाता है। देन ये जो हमारा सेल के अंदर, ये पार्ट 1 में पढ़ाई थी, प्लीज़ देख लेना जो लोग नहीं देखे हो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन है, तो एक क्रोमैटिन कंडेंसेस हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। देन ये जैसे कंपेयर किया जाता है, तुम्हें अगर 5 मार्क्स में देखने को अगर एपोप्टोसिस गलती से मिल गया ना, तो तुम्हें लिखना ही होगा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस। वैसे डाल दूंगी मैं पीडीएफ में, जो व्हाट्सएप पे तुम्हें मिलेगा। सो अनलाइक नेक्रोसिस इज नो इन्फ्लामेटरी, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं होती है, क्योंकि एपोप्टोसिस अपने से ही खुद ही मरना चाह रहा है, फैगोसाइटोसिस हो जाता है, पास के सेल से ही या फिर मैक्रोफेजेस से खा जाते हैं और कुछ नहीं है करता। वहां पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस मेन था, वहां पे देखे थे। कब कौन सा सेल भाई मरता है खुद से? अब पूछोगे कि दीदू बताओ कौन सा है जो मर जाएगा खुद से, तो फिजियोलॉजिकल, जिसमें कि आता है एक्सेस सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियो। तुम नहीं देखोगे कि जब मम्मा के ओम में थे तो तुम्हारा पहले ना ऐसा फिंगर था, तुम्हारा फिंगर यहाँ पे इस तरह से जो इंडिविजुअलाइजेशन है ना वो नहीं था, यहाँ पे भी सब सेल्स भरे थे। वो ये जो डिजिट आया 1 2 3 4 5, ये पहले हटी है चीजें। तो ये हमारा एक तो ये हो गया कि वेब फिंगर था, टो था, जो कि शेडिंग हो गई। ये नहीं, यहाँ पे अकेले अकेले आया है। देन ये शेडिंग ऑफ एंडोथेलियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फंक्शन लेयर हटती है, वो भी तुम्हारा डेथ ही तो कर रहा है, सेल पहले बने थी हो गया। तो ये भी एपोप्टोसिस की कंडीशन तुम्हारे साथ चल रहा है, लड़कियों के साथ हर मंथ में आ रहा है रेगुलर, और बोल रहे हो कि एपोप्टोसिस कहाँ होती है, तो वो इसी का एग्जाम्पल है। अब तो तुम नहीं भूलोगे, ये तुम्हारे बॉडी से रिलेटेड है, और हर चीज़ बॉडी से ही तो रिलेटेड है, बट ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिनोमिना चल रहा है। ज्यादातर हम लोग डिजीज के बारे में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, मतलब तो हमारे मतलब वायरस के द्वारा, तो हमारे ही सेल उसे खा जाते हैं। लाइक ऐसा है बॉडी का कंडीशन, जैसे कि तुम घर में टोकरी में पूरा सेव है, एक सेव अगर सड़ गया तो तुम पूरा मतलब पूरा तुम चाहोगे, वो दूसरे को भी अफेक्ट करेगा, तो उसे हटाकर फेंकते हो ना। तो इस तरह से हमारे बॉडी में भी, कि अगर कोई सेल को अब उसे कुछ नहीं किया जा सकता, सेल नहीं बचा सकते, तो बोलते हैं कि भाई खा जाओ मैक्रोफेज, खा जाओ, ये अब दूसरों को भी अफेक्ट करेगा। तो ये भी एपोप्टोसिस की एग्जाम्पल है। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ। जैसे घर में बूढ़े लोग जाते हैं जब उनकी काम खत्म हो जाती है, वैसे भी सेल जब काम कर लेता है तो ये चला जाता है। तो ये रहा हमारा, आज हम लोग एपोप्टोसिस देखे, ये छोटा पॉइंट था। कभी आए तो नेक्रोसिस का भी ये कर देना कि नेक्रोसिस में ग्रुप ऑफ सेल खत्म हो रहे हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखना, 2 तो एटलीस्ट लिख सकते हो ना, मैं बहुत अच्छे समझा दी। और इसमें इन्फ्लामेटरी नहीं है और 1 सेल जा रहा है। देन हम लोग ये इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्फ्लामेशन कैसे लिखोगे? ऐसा ही लिखना, इन्फ्लामेशन एक्यूट क्रोनिक, देन साइन लिखना चाहो लिखोगे, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। डिपेंड करता है कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेन पॉइंट एक्यूट का और क्रोनिक का लिखना। इसका ये वेस्कुलर और सेलुलर का इवेंट्स लिख देना। देन इसमें जो ग्रेनुल फॉर्मेशन हुई है, एपिथेलोइड, नेक्स्ट टी सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये पूरा कैद करके रखा है अंदर मैक्रोफेज को, ताकि ये बाहर ना जाए। तो ये तो बस बना देना इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है नियोप्लेजिया, बहुत बार पूछा हुआ है, एक बार इसकी इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट वाला क्लास कितना इंपॉर्टेंट रहेगा तुम खुद देख लो, बस देख लो, पीवाई क्यों देने वाली हूँ भाई, ताकि तुम्हें पता रहे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक चैप्टर से इस यूनिवर्सिटी ने पूरा पूछ लिया। देखो ये ग्रुप बी में ऐसे ही पैथोलॉजी तुम्हारा आएगा, वैसे नोट्स में मैं 10 ईयर का पीवाईक्यू देती हूँ। सो देखो शॉक इसी चैप्टर में पढ़ना है, आगे मैं क्लास लूंगी। देन न्यूप्लाज ये इसी चैप्टर में पढ़ना है, दे दिया है। ये कार्सिनोजेनेसिस, ये सब बहुत सारी चीजें, और एडिमा अभी ये तुम्हें पढ़ना है, ये एक ही चैप्टर से पूरा आ गया था। तो नेक्स्ट वाली क्लासेस में ये सब क्लासेस चलेगी। और नोट्स इसका भी अवेलेबल व्हाट्सएप पे ही रहेगा, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल करवाने का है जिनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट उसमें टाइम लगेगी। नोट्स ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थर्ड सेम में हो तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ये इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी सब मिलेगा। नोट्स के फीचर बताऊं तो अकॉर्डिंग टू आइन सिलेबस है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सबके लिए हेल्पफुल होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ 80-20 का रूल फॉलो करता है। 20% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे तुम 80% मार्क्स ला सकते हो। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? पीवाईक्यू से। सुटेनियर पीवाईक्यू भी इसमें इन्वॉल्व है, ताकि तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, आजकल लोग टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, तुम उस पेपर को प्रैक्टिस भी कर सको। पेड है बट अफोर्डेबल है। इस नंबर पे मैसेज करना या फिर सीधा डिस्क्रिप्शन या
पिन कमेंट से जा सकते हो व्हाट्सएप पे और एक बार सैंपल पेपर जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बड़ी जरूर हुई है लेकिन इतना ही रखते हैं। 8 घंटे का यूनिट 1 है हमारा, सब चीजें एक बार पढ़ा दूंगी तो नहीं समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप में शेयरिंग इज केयरिंग। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो बीएससी नर्सिंग से हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।